चलिए आज अ, आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स जो होता है वो क्या होता है, उसके क्या कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स जो है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा फिगर होता है जो किसी भी तरफ से ओपन नहीं हो। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ ये एक फिगर है जिसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, ए, बी एंड सी। यहाँ ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो 3 पॉइंट्स इसके वर्टिसेस कहलाते हैं। सो वर्टिसेस के नाम पे इनके पास 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी एंड सी। 3 वर्टिसेस। जब बात करेंगे हम लोग साइड्स की तो ये ए बी सी और सी ए 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ ये ट्राइंगल है। तो इसमें कितने साइड्स हैं? टोटली इसमें 3 साइड्स हैं। अब इस ए बी को हम ए बी कह सकते हैं या फिर बी ए कह सकते हैं। उसी तरह बी सी को बी सी या फिर सी बी कह सकते हैं। उसी तरह सी ए को ये सी ए या फिर ए सी भी कह सकते हैं। तो ये हमारे 3 साइड्स हैं। उसी तरह से 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए जो है, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल्स की बात कर रहे हैं जो कि इस ट्राइंगल के अंदर है। ये ट्राइंगल ए है, ये ट्राइंगल बी है और ये ट्राइंगल सी है। ट्राइंगल ए को ट्राइंगल बी ए सी या सी ए बी कह सकते हैं। ट्राइंगल बी को एंगल ए बी सी या सी बी ए कह सकते हैं। उसी तरह ट्राइंगल सी को ट्राइंगल बी सी ए या ए सी बी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए बी सी। किसी ट्राइंगल का नाम आप ए बी सी की जगह पे डी ई एफ भी कर सकते हैं, एम जी एच भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा होती है। जनरली फिगर जो होते हैं वो टोटली 2 प्रकार के होते हैं। जितने भी फिगर होते हैं, एक्चुअली फिगर नहीं, फिगर अगर कहें तो वो एक ही होता है जो कि 2 डायमेंशनल या फिर 1 डायमेंशनल कहला सकता है। 1 डायमेंशनल फिगर में आपका हो गया जैसे कि लाइन हो गया, जैसे कि पॉइंट हो गया, ये सारे 1 डायमेंशंस हैं। जबकि 2 डायमेंशनल फिगर में स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जितने भी क्वाड्रिलेटरल या पॉलिनोमियल हो गए, वो सारे के सारे जो है वो आपके 2 डायमेंशनल फिगर है। जबकि 3D फिगर्स नहीं होते हैं, 3D शेप्स होते हैं। 3D शेप्स का मतलब कि वॉइड हो गया, है ना, कि वॉइड क्या, अब जैसे कि ये देखिए, ये बॉक्स, इस बॉक्स में ये लेंथ है, उसी तरह से इसके कितने एजेस हैं, 1 2 3 4 एजेस हैं। इस तरह लेंथ के लिए, विड्थ के लिए 1 2 3 और ये 4 एजेस हैं। और हाइट के लिए 1 2 3 एंड 4, ये टोटल 4, यानी 4 लेंथ है, 4 हाइट है और 4 विड्थ है। टोटल 12, टोटल कितने, टोटल 12 एजेस हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका एक क्यूबॉइड है। अगर यहाँ पे लेंथ और विड्थ और हाइट अगर तीनों सेम होता तो ये क्यूब होता। और ये जो है आपका सिलेंडर है, जिसमें सिलेंडर में जनरली उसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है और सर्कुलर बेस के साथ उसमें एक हाइट भी होती है। जैसे कुछ गोल पाउडर के डब्बे जो होते हैं वो, या फिर जो आपका गैस का सिलेंडर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, या फिर जो रोटी बनाने वाली जो बेलन होती है वो, या फिर रोड को पिच करने वाली जो रोलर होती है, जो मशीन होते हैं, तो वो उसमें भी वो भी सिलेंड्रिकल होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में आती हैं। फिर ये है आपका कोन वो जो कि जनरली कहाँ होता है, तो आपने बहुत सारे मतलब माउंटेनियस एरियाज़ में जो घर बनते हैं, है ना, या फिर जो चिमनीज़ वगैरह होती हैं, उनके जो टॉप होते हैं वो इस शेप के होते हैं, ताकि जो माउंटेनियस रीजन्स वगैरह में जो बर्फ़ वगैरह हैं, ये सब जो हैं वो स्लाइड करके नीचे गिर जाए, इसलिए उनका जो टॉप होता है वो इस तरह का होता है। ये कैसा होता है? एग्जैक्टली वैसा जैसा कि बच्चे के बर्थडे में जो उनकी टोपी होती है। तो ये सारे जो हैं वो फिगर नहीं हैं, ये शेप्स हैं, ये 3D शेप्स हैं और 2D फिगर्स।
अब बात करें कि ये ट्राइंगल, ऑब्वियस ही बात है ये ट्राइंगल जो है वो 2 डायमेंशनल है। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स इनसाइड। अब जैसा कि हमने पहले ही बतलाया कि इसमें टोटल तीन एंगल्स होते हैं, तो ये 3 एंगल्स कैसे हो सकते हैं, आइदर ये एक्यूट हो सकते हैं, वो आइदर 90 डिग्री हो सकते हैं या फिर मोर देन 90 डिग्री हो सकते हैं। अगर लेस देन 90 होंगे तो वो एक्यूट होंगे, 90 होंगे तो राइट एंगल होगा, और मोर देन 90 होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपका वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जिसमें एंगल 1, 2 और 3 मैंने मार्क किया है यहाँ पे, और एंगल 1 जो है, एंगल 2 जो है और एंगल 3 जो है, ये तीनों का तीनों लेस देन 90 डिग्री है। क्या है ये? लेस देन 90 डिग्री है। तो ये जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। जबकि ये आप यहाँ देख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये जनरली हम लोग ऐसे इस तरह से बनाते हैं, जिसमें से ये जो है हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर और ये बेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। जनरली इसके पीछे का एक और वजह है जो कि एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल मैं बतलाऊं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और ये जो है जो खड़ा है वो परपेंडिकुलर, और जो बैठा है लेटा है वो बेस। वैसा इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बेस इसी को कहेंगे। अगर इसको हम लोग बेस समझते हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल ए बी सी में ये 90 डिग्री है, और ये दो जो एंगल्स हैं इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री समझेंगे, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? जिन दो एंगल्स का समेशन 90 डिग्री के बराबर हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। तो यहाँ एंगल ए अगर x है तो फिर ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस x होगा। इसमें AC जो है हाइपोटेन्यूज है, ये AB जो है परपेंडिकुलर है, और BC जो है वो बेस है। यहाँ देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है। इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये ट्राइंगल है, यहाँ ये वाला जो इंक्लाइनेशन है, ये जो आर्क है, ये आर्क मोर देन 90 डिग्री का है। ये जो है एंगल वो मोर देन 90 डिग्री का है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही एक एंगल है जो कि मोर देन 90 डिग्री किसी ट्राइंगल के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि एक से ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं। सपोज कि एंगल ए एंड एंगल बी आर मोर देन 90 डिग्री, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस समथिंग, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी भी 3 एंगल्स का जो समेशन होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम, दैट मीन्स कि एग्जैक्टली इक्वल होता है किसके? तो 180 डिग्री के इक्वल होता है अगर वो ट्राइंगल है तो। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल बी जो है वो मोर देन 90 डिग्री है, और एंगल ए एंड एंगल सी दोनों के दोनों लेस देन 90 डिग्री होंगे, वो मैंने यहाँ आपको बतलाया है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एंगल का 90 डिग्री से ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। आगे हम लोग सीख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स जो ट्राइंगल होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस स्केलस ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलस आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल, जिसमें 3 इक्वल होते हैं, जिसमें 2 इक्वल होते हैं, और इसमें नन इक्वल होते हैं। ये सोचने वाली बात है, ये एक शॉर्ट है, आप इसको दिमाग में रखिएगा कि इक्विलेटरल तीनों के तीनों इक्वल, आइसोस्केलस 2 इक्वल, और स्केलन एक भी इक्वल नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बनाया है। यहाँ पे ये 3 एंगल्स जो है इसके अंदर होंगे वो तीनों के तीनों 60 डिग्री होंगे, और तीनों के तीनों साइड्स के जो लेंथ होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये खास बात है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द इंटरनल एंगल्स बी 60 डिग्री एग्जैक्टली। इक्वल कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली सोचने वाली बात है, जब 60 60 60 है तो इक्वल ही है।
आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या होता है, गौर से देखिए, इसमें आइसोस्केलेस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है आपका ए बी सी में ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, यानी कि अगर ये इसका लेंथ ए है तो इसका लेंथ जो होगा वो ए होगा, और इसका लेंथ जो होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि मैंने यहाँ बी लिया है तो ये ए और ये भी ए है और ये बी है। तो ऐसे कंडीशन में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं और तीसरा साइड इक्वल ना हो तो वो इक्विलेटरल ना होकर आइसोस्केलेस होगा, ठीक है। और जो इक्वल साइड्स हैं उनके सामने के जो एंगल्स हैं, उनके सामने के जो एंगल्स हैं वो सेम होंगे। यहाँ पे मैंने अल्फ़ा दिया है और यहाँ में मैंने बीटा दिया है, और ये जो अल्फ़ा और बीटा है वो सेम है। क्यों? क्योंकि इनके आमने सामने के साइड्स जो हैं वो क्या है, सेम है। तो एंगल्स सेम है तो साइड्स तो एंगल सेम है तो साइड्स भी सेम होंगे, साइड सेम है तो एंगल भी सेम होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल गौर से देखिएगा, ये रहा मेरा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ये रहा, जनरली ए के सामने वाले को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाले को बी से, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे बुक्स में ऐसा ही दिखलाया जाता है। अब यहाँ देखने की बात ये है कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी एंड इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, ऐसा, या फिर ऐसा कह सकते हैं, इसको ऐसा ना कह के हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी एंड सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए। ये तीनों कंडीशंस इसमें होते हैं, यानी कि कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, तो उसको स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है। सो इसी के साथ एंगल ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल बी इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल सी इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल ए। तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो इसे स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। तो अभी आप समझ गए कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ triangles that those are called equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle। उसके बाद क्या है यहाँ पे, acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle। तो ये सारे जो है on the basis of angles inside। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है। ये आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी को कहते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स जो होते हैं, तीनों के तीनों एंगल्स जो होते हैं और उनका जो एडिशन होता है, समेशन होता है, वो 180 के इक्वल होता है, ठीक। अब देखिए इसमें एक बात है जो तब तक मैंने नहीं कहा था आपसे। ये सपोज कि ये जो है मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, ये जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको आपके सामने वो क्या बनाया है, तो एक ट्राइंगल बनाया है। इस ट्राइंगल में इसका लेंथ भी लिखा है, इसका सपोज 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है। सो किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा एंगल है वो 90 डिग्री हो सकता है।
या फिर 90 से ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल इस वाले ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 100% 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि एंगल जिस हिसाब का होगा वैसे ही उसके सामने के साइड्स का लेंथ होगा। यानी कि वो अगर बड़ा होगा एंगल तो उसके सामने का जो साइड होगा वो बड़ा होगा, अगर वो छोटा होगा तो उसके सामने का साइड कंपैरेटिवली छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो इस ट्राइंगल के अंदर चूंकि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये आपका x है और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये आपका y है। अब आप बतलाइए कि y और x के बीच में क्या रिलेशन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो 3 से क्या है, बड़ा है। 4 जो है वो 3 से बड़ा है, इसका मतलब उसके सामने का एंगल जो कि y है, y जो होगा वो x से बड़ा होगा। ये रिलेशन होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर। ठीक, अब आगे देखिए, ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या होता है। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, देखिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम में ये कह रहा है क्या कि ये आपका एक ट्राइंगल मैंने बनाया और ये है आपका ए, ये है बी और ये है आपका सी। ठीक, कोई भी वैलिड ट्राइंगल के लिए ये रूल मस्ट होना ही होना है। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। यानी किसी भी ट्राइंगल के 3 जो लेंस होंगे वो इस रूल को फॉलो करेंगे जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, जिसमें कोई भी 2 साइड्स जो होंगे यानी कि a प्लस बी, ये कभी भी c से बड़ा c से छोटा नहीं हो सकता है। a प्लस बी इज नेवर इक्वल और ग्रेटर दैन c। ठीक है, तो ये हमेशा जब भी होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा। a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन c। उसी तरह से b प्लस a, सॉरी ये तो सेम ही है c, उसी तरह से a प्लस सी इज ग्रेटर दैन b और c प्लस a इज ग्रेटर दैन b। उसी तरह से फिर b प्लस सी और c प्लस b इज ग्रेटर दैन a। ये सारे कंडीशंस बिल्कुल फुलफिल होने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकता है। जैसे 3, 4 और 5, सवाल ये हो सकता है कि ये जो 3 साइड्स हैं क्या ये एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि 3 प्लस 4 ये क्या है, तो 5 से बड़ा है, ओके। 4 प्लस 5 ये भी 3 से बड़ा है और 5 प्लस 3 ये 8 जो कि 4 से बड़ा है। यानी कि ये तीनों कंडीशंस, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 फुलफिल कर रहे हैं। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है 1, 4, 5। क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। 1 प्लस 4 5 विच इज इक्वल्स टू 5। सो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बड़ा होना ही एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि किसी भी दो, the sum of any two sides of a triangle should always be greater than the third side. The sum of any two sides of a triangle should always be greater than third side. अगर ऐसा नहीं होता है, इवन इक्वल में भी नहीं, बड़ा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो वो नहीं हो सकता। यानी कि ये जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए, बी और सी। एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी। देखिए, मैं इस लाइन को BC को एक्सटेंड कर रहा हूं, कहां तक? D तक। अभी मैंने इसको D तक एक्सटेंड किया है। ये यहाँ पे जो है वो एंगल C जो है वो X है, ये जो है वो Y है, और ये जो है वो Z है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो है वो एक तीसरा लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा? ये दो एंगल लीनियर पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर। यानी कि इन शॉर्ट, इन सिंपल में आपसे मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जो एक तरफ के सारे एंगल्स हैं उन सबका समीशन जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और ये तीन एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे? तो वो भी 180 डिग्री होंगे। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं बतला रहा हूँ कि इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ABC, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जो कि कहता है कि तीनों एंगल्स का जो एडिशन होगा वो 180 होगा। अब यहां पे एंगल ACB ऑन द लाइन BD, वैसे ये लाइन नहीं है, ये है रे, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है और ये इंफिनाइट तक जा रहा है, तो ये है रे। तो ऑन द रे BD, ये है आपका ACB, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है आपका लीनियर पेयर। ठीक। अब यहां देखने वाली बात यह है कि ACB जो है वो है आपका क्या? वो है आपका X, और ACD यही तो निकालना है हमें। ये है आपका अभी कुछ नहीं, तो ये, तो एंगल ACD जो है वो हो जाएगा आपका क्या? 180 माइनस X। तो अभी इस X में, अभी इस X में या फिर ये 180 में, अभी इस 180 में इस तीनों वैल्यूज को डाल देते हैं हम लोग, X प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स। तो फाइनली क्या हो गया? y प्लस जेड। यानी कि एंगल ACD जो है वो किसके बराबर है? y प्लस जेड। यानी कि ये एंगल जो होगा वो अंदर वाले दो एंगल्स के समेशन के बराबर होगा। यही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ, तो अब देखिए मीडियन। ये जो मीडियन होता है वो क्या होता है? मीडियन, जैसा कि पहले मैंने आपको बतलाया था कि ये आपका ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये हर एक साइड का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को अगर सामने वाले वर्टिसेस से मीट करवाते हैं तो वो जो लाइन है उसे ही हम मीडियन कहते हैं। अब किसी भी ट्रायंगल में चूंकि 3 वर्टिसेस हैं और 3 साइड्स हैं, तो उनको मीट करवाने वाले टोटल 3 मीडियंस हो सकते हैं। अब ये 3 मीडियंस अगर होंगे तो ये तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रही हैं या देख रहे हैं कि BC जो है वो एक लाइन है और उसे ये उसका जो मिड पॉइंट है वो D है, AC का मिड पॉइंट E और AB का मिड पॉइंट F। F को हमने C से ज्वाइन करवाया, D को A से और B को E से। अब ये जो लाइन है वो क्या है? वो मीडियन है। ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है। ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है G, और G जो है वो सेंट्रॉइड है जिसको G से डिनोट करते हैं। अब इसमें एक बात और आती है क्या कि AG, यानी कि ये जो होता है वर्टिसेस से लेकर जो सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है,
और उसके बाद जी से लेकर मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड रहता है। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो फिर ये 1 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से ये आपका अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये आपका 1.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो AG बाई जी डी इक्वल्स टू 2:1, 2:1 के रेशियो में होगा। ये होता है सेंट्रॉइड मीडियन। अब यहाँ पे हम बतला रहे थे कि अल्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है। एल्टीट्यूड, उसको दूसरे टर्म से हम लोग हाइट कह सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में 3 बेस होते हैं और उन 3 बेसिस के लिए 3 डिफरेंट एल्टीट्यूड हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर एक ये सिंपल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसे कंडीशन में इसकी जो एल्टीट्यूड होगी वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगी जनरली, क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे कंडीशन में जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर नहीं जाती है, वो हमेशा कहाँ होती है, ट्रायंगल के अंदर होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में, अरे हाँ ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। अब ऐसे कंडीशन में ये 90 डिग्री है तो ये आपका एल्टीट्यूड है ऑन BC, या फिर BC के ऊपर आपका AB एल्टीट्यूड है, AB के ऊपर आपका BC एल्टीट्यूड है और AC के ऊपर जो एल्टीट्यूड होगा वो फिर वो इस तरह से, ठीक है, ऐसा होगा। तो 3 साइड्स और उसके 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। अभी इस कंडीशन में देखिए तो जो इनका एल्टीट्यूड है वही आपका हाइट है। इस वाले में इसको h लिया गया, मैंने h लिया क्योंकि ये इस पर, और हाँ एल्टीट्यूड हमेशा जो बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, यानी वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी यहाँ इस पर इसके ऊपर वाले वर्टिस से जो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वही हमारा एल्टीट्यूड होता है। अब इसमें मैंने BC को एक्सटेंड करवाया अप टू D तक, और यहाँ ये जो AD है ये इसका हाइट है, क्योंकि ये D ही वो पॉइंट है जिस पर ये एक्सटेंडेड पोर्शन पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये आपका हाइट है, ये आपका बेस है। उसी तरह से एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो किसी भी ट्रायंगल के का जो एरिया है वो टोटली कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो जनरल तरीका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें हम इसको 1/2 B इंटू H करें या फिर B इंटू H डिवाइडेड बाई 2 करें स्क्वायर यूनिट। हीरॉन्स फार्मूला क्या कहता है, हीरॉन्स फार्मूला होता है जिसमें जब आपको तीनों साइड्स के लेंथ पता हो, तीनों साइड्स के क्या हो, लेंथ पता हो, तो आप वैसी कंडीशन में आप सेमी सर्कल निकालते हैं जिसको S कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, और वहाँ पे हम लोग एरिया निकालते हैं रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C स्क्वायर यूनिट, जहाँ पे S का मतलब होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसी वजह से इसके लिए जो टर्म है, नाम जो है वो सेमी पेरीमीटर है। जबकि ट्राइंगल A, B और C 3 अलग अलग साइड्स के लेंथ हो तो फाइव 7, 5 + 7 कितना हुआ, 5 + 7 जो हुआ वो 12, और 7 - 5 2, यानी इसके बीच का कुछ लेंगे, क्या लेंगे, तो 4 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो मैंने किया वो क्यों किया ऐसा, देखिए यहाँ पे, क्योंकि 5 + 4 9 ग्रेटर देन 7, 4 + 7 11 ग्रेटर देन 5 एंड 7 + 5 दैट इज 12 ग्रेटर देन 4। तो वो उस ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम को बिल्कुल फॉलो करे, इसलिए मैंने किसी भी 2 साइड्स को प्लस करके और माइनस करके जो निकाला उसके बीच के रेंज में वो सारे वैलिड हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई पूछ ले कि अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स जो हैं वो क्या हैं
5 हैं और 7 है, तो उसके बीच ये जो तीसरा वाला साइड्स क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वैसे कंडीशन में कह सकते हैं कि 2 से बड़ा और 12 से छोटा कोई भी लेंथ जो है वो उसको ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, अभी मैंने कहा कि 5, 7 और 4 ये 3 साइड्स हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से एस जो होगा वो क्या होगा, 5 + 7 + 4, 5 + 7 + 4, 5 + 7 + 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 5, 7, 12, 12, 4, 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8। तो ये हमारा निकल गया एस जो है वो क्या है, 8 है, और एरिया जो है वो निकल जाएगा √8, 8 - 5, 8 - 4 और 8 - 7। एट माइनस 7 1, ये तो वैसे ही वैनिश है, ये 4 तो ये 4 रहेगा, 8 तो 8 होगा, और 3 ये 2 × 3 6, और ये बाहर निकल गया कौन, 4 और 4, यानी कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूं, 4 × 4 × 2 × 3, सो 2 3 = 6, और 4 4 का 4 × 4 के लिए बाहर में 4 निकल गया, तो बचा क्या, 4√6। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सपोज ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 4 × √6, √6 का क्या वैल्यू होता है, √2 का, देखिए ये √2 × √3 कर देंगे हम यहाँ पे। वैसे ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाने जैसा ही कुछ हो गया, √6 डायरेक्टली निकालेंगे जो 2 पॉइंट समथिंग होगा। ये हो जाएगा 2.449 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2.449 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 16, 16 3 19, 19 9 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17, 17 का 7 कैरी 1, एंड 4 2 जा 8 8 1 9, सो 9.796 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, तो हमने निकाला एरिया किसका, तो इस ट्राइंगल का। कैलकुलेशन थोड़े से कम लेंदी हो सकते हैं, बट प्रैक्टिस के अलावा और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट बेस्ट नहीं होता है। वैसे कुछ खास कैलकुलेशन के लिए कुछ ट्रिक्स तो हो सकते हैं, बट सारे कैलकुलेशन के लिए ट्रिक्स नहीं होते हैं, स्पीड होता है और आपका प्रैक्टिस होता है। अब हम लोग देखते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बेसिक फार्मूला होता है, दूसरा हीरोन्स फार्मूला होता है, और एक तीसरा है जो कि सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के लिए होता है, जो कि बेसिक फार्मूला का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये है आपका ए, ये है आपका ए, और ये है आपका ए। ये जो आपका एल्टीट्यूड होता है इस कंडीशन में दोनों तरफ 90 डिग्री, और ये जो इसका मीडियन होता है वो दोनों एक ही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपका मीडियन होता है, यानी कि जो कि साइड को, सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, या फिर जो आपका एल्टीट्यूड होता है वो दोनों सेम होता है। तो जो एल्टीट्यूड है जिसका हम h ले लें, और जो इसका बेस है वो है आपका a है, तो ये a को इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि ये a/2 है और ये भी आपका a/2 है।
तो एज पर द ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है उसके हिसाब से अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, पहले ये मैं बता दूं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, एच, बी एंड पी। इनके बीच के रिलेशन को ही हाइपोथेनस थ्योरम कहते हैं। क्या होता है इनके बीच का रिलेशन? जो सबसे बड़ा वाला साइड है हाइपोटेनियस, एच स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर होता है ये। तो एच स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे इस एच की बात करें जो कि क्या है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो ए है और जो बेस है वो a/2 है, तो इस एच की बात करें जो कि परपेंडिकुलर हम ले सकते हैं, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच जो है वो ए है, तो ए स्क्वायर माइनस पी जो है वो क्या है, a/2 है, a/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4। सो ये है पी स्क्वायर, ठीक है। सो p इज इक्वल्स टू व्हाट, p इज इक्वल्स टू √3/2 a। क्या आया यहाँ पे, √3/2 इंटू a। तो मेरा जो परपेंडिकुलर निकला यहाँ पे वो ये है। अब देखना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको भी वैसे ही निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो इसका बेस है वो क्या है, बेस इसका है a/2, सॉरी बेस तो पूरा ये है ना, ये तो इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस हम बना रहे थे। यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस ट्रायंगल के लिए, चूंकि एरिया हम पूरे ट्रायंगल का निकाल रहे हैं, तो इस पूरे ट्रायंगल के लिए जो इसका बेस है वो है a, और हाइट जो है वो मैंने अभी यहाँ पे निकाला है √3/2 इंटू a। तो ये हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। तो ये है आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हीरॉन्स फार्मूला का, या फिर आप एक सिंपल फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रायंगल्स ये 3 अलग अलग फार्मूला से निकलते हैं, स्क्वायर, यूनिट्स। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बतलाया था कि ये जो है एल्टीट्यूड है। अगर ये एल्टीट्यूड जनरली किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं निकालता हूँ, सपोज़ कि मैंने यहाँ आपको एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, गौर से देखिएगा, ABC, ये आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी होगा, इस तरफ भी होगा, और ये जो है ये तीनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं इसको कहते हैं ऑर्थोसेंटर, इसको कहते हैं ऑर्थोसेंटर। तो एल्टीट्यूड जो किसी भी ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, और तीनों एल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ऑर्थोसेंटर कहते हैं। अब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर, ठीक है, यानी कि ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो एंगल A है, एंगल B है और ये एंगल C है, एंगल B को जो लाइन डिवाइड करती हो, मान लो कि ये 30 डिग्री है और ये लाइन जो है
दोनों को 15-15 में डिवाइड करती है। उसी तरह ये जो भी एंगल है इसको जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और इसको जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये तीनों का तीनों लाइन जो होगा वो किसी एक पॉइंट से क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा और इस चीज़ को कहेंगे इन सेंटर। इन सेंटर ये इसमें अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा और ये अगर बीटा है तो ये भी आपका बीटा होगा। तो जाकर ये आपका इन सेंटर होगा। इस इन सेंटर की खासियत ये होती है कि ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस, सॉरी ये कहना गलत होगा, इस साइड से इसकी डिस्टेंस, इस साइड से इसकी डिस्टेंस और इस साइड से इसकी डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है। यानी कि ये जो पॉइंट है, जब इससे इस साइड का जो मिनिमम डिस्टेंस है अगर वो लेते हुए मैं अगर खींचूंगा एक सेंटर तो वो इसके अंदर एक पूरा का पूरा सर्कल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो कम या ज़्यादा होगा। तो इसमें यही खासियत है इस इन सेंटर में। तो इन सेंटर कब मिलता है? जब तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर को जब हम लोग इंटरसेक्ट करवाते हैं तो वो जो पॉइंट मिलता है वो इन सेंटर कहलाता है। याद रहेगा, तीनों के तीनों एंगल्स को जब बाइसेक्ट करवाते हैं, जो बाइसेक्टर होता है उसको जब इंटरसेक्ट करवाते हैं और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है वो इन सेंटर होता है। और उस इन सेंटर का खासियत ये होता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस के साथ अगर हम आर्क लेके एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो तीनों के तीनों साइड्स को टच करता हुआ क्या होगा, तो एक इंटरनल सर्कल ड्रॉ करेगा और ऐसे पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ध्यान रखिएगा। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है? एग्जैक्टली इसका थोड़ा उल्टा। वो अंदर वाले सर्कल के लिए था, ये बाहर वाले सर्कल के लिए होगा। तो ये जो होता है वो सारे साइड से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है और आप इस पर एक इंटरनल क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और वो रेडियस जो है यानी कि वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम होगा। सर्कम सेंटर, देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है। ये रहा आपका ट्राइंगल और ये सारे के सारे जो साइड्स हैं, अब जब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो ज्योमेट्री में मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी कॉन्सेप्ट आपको बतला रहा हूँ कि सर्कम सेंटर आखिर कहते किसको है। तो इस साइड को जो लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, ये हो गया, सपोज ये हो गया और ये आपका ये हो गया, तो यहाँ ये जो है वो क्या होगा, तो इसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर रही है, इसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर रही है और इसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर रही है और ये जो है वो 90 डिग्री पे है यानी कि परपेंडिकुलर है और ये साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे वो आके मिलती है उसको कहते हैं सर्कम सेंटर। क्या कहते हैं इसे? सर्कम सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो सर्कम सेंटर वो पॉइंट होती है कि जब, और इस पॉइंट का की खासियत होती है कि ये जितने भी वर्टिसेस होते हैं उससे इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। यानी कि जब यहाँ पर एज अ सेंटर लेते हुए और ये डिस्टेंस को एज अ रेडियस लेते हुए अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा ड्रॉ आएगा, इस तरह से आएगा जो कि पूरा कंप्लीट सर्कल होगा। और वो अगर इसको टच कर रहे हैं तो वो इसको भी करेगा और इसको भी करेगा,
ऐसा नहीं होगा कि ये अगर इसको रेडियस लिए हैं तो ये इसके बाहर या ये इसके बाहर चला जाएगा। तो ये सरकम सेंटर है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे और एक और बात, ये जो सरकम सेंटर है वो कहाँ हो सकता है, इसका पोजीशन जो है, अभी तो मैंने यहाँ पे इसको दिखलाया है कि ये किस जगह पे है, तो वो ट्राइंगल के अंदर है। पर क्या ज़रूरी है कि ये पॉइंट हमेशा ट्राइंगल के अंदर हो? बिल्कुल नहीं। पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। तो पोजीशन जो होगा सर्कम सेंटर का वो कैसा होगा, तो वो डिपेंड करता है किन सारी बातों पर? वो डिपेंड करता है इस बात पर कि वो किस तरह का ट्राइंगल है। मीन्स वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो जैसा मैंने पहले समझाया वो वैसा होगा। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका पोजीशन क्या होगा, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसका पोजीशन क्या होगा। तो इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बतला रहा हूं कि अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है तो पोजीशन जो होगा आउटसाइड द ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल के बाहर होगा। अगर ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो ऑन दी हाइपोटेन्यूज, ऑन दी हाइपोटेन्यूज, तो मैं बतला रहा हूं यहां गौर से देखिए। ये देखिए ये जो है वो है आपका क्या, अब ये क्या मैंने बतलाया आपको कि सरकम सेंटर के लिए कैसे करते हैं, तो ये जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हुआ आपका कुछ ऐसा, इस तरह से। इसका ये हुआ कुछ ऐसा, और ये हुआ कुछ ऐसा। इसमें ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा। और ये पॉइंट जो कि तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है, सॉरी साइड बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन है, वो आपका सरकम सेंटर कहलाएगा। और ये राइट एंगल ट्राइंगल के कंडीशन में हाइपोटेन्यूज के ऊपर होगा। और बिल्कुल एक बात कि ये इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा क्योंकि ये ऑलरेडी बाइसेक्टर है, और ये रेडियस तो बिल्कुल क्लियर है, इवन ये डिस्टेंस भी इसी के इक्वल होगा। और इससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये बाहर होगा, जैसे इसमें ये ऐसे हुआ, इसमें ये ऐसे हुआ, और इसमें ये ऐसे हुआ। तो ये जो है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बट ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी और सी जो है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और इसका सर्कम सेंटर जो आ रहा है वो बाहर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? सर्कम सेंटर जो है वो बाहर आ रहा है, और यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल है। तो
ज़रूरी नहीं है कि किसी ट्राइंगल के अंदर ही सर्कम सेंटर हो, सर्कम सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। अब देखिए एक टर्म आता है यूलर्स लाइन। यूलर्स लाइन क्या है? देखिए EULER, यूलर लाइन। अभी मैंने आपको बतलाया सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, फिर बतलाया ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर जिसको हम H से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड जिसको G से डिनोट करते हैं, एंड सर्कमसेंटर जिसको O से डिनोट करते हैं। ये तीनों के तीनों जो होते हैं लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन दी सेम लाइन, यानी कि ट्राइंगल कोई सा भी हो, ट्राइंगल कोई सा भी हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल छोड़कर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों कॉन्साइड कर जाते हैं, वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, इसलिए उसकी बात कुछ और है, वहाँ लाइन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए वहाँ सिर्फ पॉइंट ही रह जाता है ये। बट अगर वो ना होकर अगर कुछ और हो, यानी कि जस्ट स्केलन हो या फिर आइसोस्केलन हो, तो वैसे कंडीशन में यूलर्स लाइन जो होते हैं वो बिल्कुल एक लाइन की तरह आपको मिलेगी। तो ये तीनों के तीनों जो है यानी कि G, H एंड O, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एंड आपका सर्कम सेंटर जो है, ये तीनों का तीनों, यहाँ पे इन सेंटर की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर जो है वो तीनों के तीनों एक ही लाइन पे होंगे, तो यही है आपका यूलर्स लाइन, ठीक है। In case of isosceles triangle, all the four lie on the same line because it's a symmetrical. एक कंडीशन है जिसपे इन सेंटर भी एक ही लाइन पे होता है, वो किस कंडीशन में होता है? वो होता है आपका आइसोस्केलस में, और क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है। अब इक्विलेटरल में भी वो हो सकता है, बट इक्विलेटरल में तो चौथा पॉइंट भी एक्चुअली उसी 3 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट मतलब उसी पॉइंट के ऊपर अवेलेबल रहता है, यानी कि G, H, O और इन सेंटर वो सारे के सारे पॉइंट जो होंगे किसमें, तो इक्विलेटरल वाले केस में वो सब एक ही जगह होंगे, इसलिए वहाँ लाइन वाली बात होती नहीं है किसमें, इक्विलेटरल में। जबकि आइसोस्केलस में ये तीनों नहीं, ये चारों के चारों, यानी ये तीन जो है और उसके अलावा जो इन सेंटर है वो चारों के चारों जो पॉइंट होंगे वो एक ही लाइन पे आपको मिलेंगे। रीज़न ये होता है कि वो सिमेट्रिकल होता है। आप आगे देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बतला दिया था, जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में उसको डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स।